नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है जलवायु। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वृष्ण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जान सकते हैं भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए विदेश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वृष्ण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री से सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब वृष्ण की ओर ध्यान दें। वृष्ण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा में ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वृष्ण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वृष्ण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर या नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वर्ष से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर
समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचाई की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुखी पवन के विरुद्ध ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है अक्षांश। करकवर्ती देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग करकवर्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। करकवर्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये इसलिए भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं भी होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। पढ़ते हैं कोरियालिस बल क्या है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। यह पवनें कोषण महासागर के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। ऋतुएं। मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु पढ़ते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है।
भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिनें गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढाल पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये इस तरह से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। ऊंचाइयों से प्रभावित पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम में पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर मावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरित के प्रभाव का पता विभिन्न दक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्य 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी यह देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। यह आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्धीय व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए यह अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़िए मानसून पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं।
दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार में मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है। यदि भी ये क्षेत्र वृष्टि सहायक क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित है मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी घृत की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से घृत एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के घृत का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती हैं। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी। परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उस तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। क्या आप जानते हैं मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाली खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतर चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। मैप देखते हैं अपन। ये देखो मैप है मानसून का आगमन। देखो मानसून जून में प्रवेश करता है 1 जून को केरल में, ठीक है। और फिर 5 जून को आता है जैसे ये हो गया कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र,
ठीक है। उसके बाद ये 10 जून को मुंबई में प्रवेश करता है। 10 जून को मुंबई से होते हुए मतलब यहाँ तक नेपाल तक पहुँच जाता है। फिर 15 जून को ये गुजरात से होते हुए यूपी तक चला जाता है। फिर 1 जुलाई को अपने राजस्थान से होते हुए ये पंजाब तक जाता है। फिर 15 जुलाई को लास्ट इसका समय है। ठीक है दोस्तों, ये वितरण है, मतलब कब कहाँ मानसून प्रवेश करता है। अब पढ़ते हैं वर्षा का वितरण। पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिम राजस्थान ये देखो मानसून का अंत कहाँ होता है मानसून का। देखो 1 दिसंबर को लास्ट है इसका शायद, हाँ 1 दिसंबर लास्ट है। मतलब देखो यहाँ से देखो 1 सितंबर को राजस्थान होता है। फिर 15 सितंबर को पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ठीक है। फिर है ये 1 अक्टूबर को इधर MP, यूपी, मुंबई, गोवा। फिर 15 अक्टूबर को आता है कर्नाटका, ठीक है। फिर 1 नवंबर को आता है गोवा। 15 नवंबर को केरला तक, इधर आंध्र प्रदेश तक। फिर ये लास्ट 1 दिसंबर को ये इधर तमिलनाडु और केरल तक इसका अंत होता है। 15 दिसंबर को इस अपने श्रीलंका और भारत के मध्य से होकर लास्ट है तिरुवनंतपुरम 1 दिसंबर। ये है वार्षिक वर्षा। ये वर्षा सेंटीमीटर में, जो गहरा ब्लू है ये 400 सेंटीमीटर से अधिक है। फिर इसका एवरेज घटता जाता है। ठीक है, तो सबसे कम है ये इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा गुजरात है। और सबसे ज़्यादा है ये डार्क, ये पूर्वी घाट ऊपर से महाराष्ट्र से लेकर नीचे केरला तक। ठीक है, इसके बाद है ये इधर ही है पूर्वी घाट ही है। मतलब ये पर्वत श्रृंखला के रूप में इनका डिवाइडेशन है। जैसे पर्वत के पूर्वी साइड है सबसे ज़्यादा वर्षा, पश्चिम साइड है सबसे कम। ठीक है, एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाटों के वेस्टी साइड प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचय। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकालीन प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून के एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदर से इसके जीव तथा
वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी राय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का सेवन करते हैं उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया जाता है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। पहला है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सिलचर, चेरापूंजी, मासेनराम, गुवाहाटी। तो हमने देखा था मासेनराम। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो काल वैसाखी, व्यापारिक पवन, लू। इनमें आएगा लू। ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो कब होता है भारत में मानसून का आगमन? जून के प्रारंभ में। ठीक है, हमने देखा था 1 जून को केरला में प्रवेश करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु की विशेषता क्या होगी? शीत ऋतु की होगी गर्म दिन में गर्म रातें, गर्म दिन में ठंडी रातें, ठंडा दिन में ठंडी रातें, ठंडा दिन में गर्म रातें। तो इसका होगा ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो हमने देखा था अक्षांश है, तुंगता, ऊंचाई है, वायुदाब, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, उच्चावच लक्षण है। नेक्स्ट है, भारत में मानसूनी प्रकार जलवायु क्यों है? क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा इसके लगभग बीचों-बीच भाग में गुजरती है। मानसूनी पवनें मुख्यतः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चलती है। क्योंकि भारत की स्थिति लगभग इसी क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर में स्थित हिमालय और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भी भारत को मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र बनाने में मदद करते हैं। मानसूनी जलवायु में पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन लाती हैं। ठीक है। इसका आंसर ये होगा, हाँ, दिन में थोड़ा गर्म रहता है, रात को ठंडी रातें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और एवं क्यों? तापमान की दृष्टि से भारत के थार मरुस्थल का दैनिक तापमान सबसे अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ दूर दूर तक रेत का विस्तार है। दिन के समय रेत गर्म हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है अपना, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो मानसून से क्या समझते हैं? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है ऋतु, अर्थात जो पवनें ऋतु के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन लाती है उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। पवनों का ज्ञान सर्वप्रथम नाविकों को हुआ जो प्राचीन काल में व्यापार के लिए अरब से भारत आया करते थे। मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलने से
इन नाविकों को अपने जहाज चलाने में आसानी होती थी। इन नाविकों को इन पवन तंत्र का नाम मानसून रखा। मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती, बल्कि इससे कुछ दिनों की वर्षा के बाद उसका अंतराल आता है, यानी वर्ष रुक जाती है। इन अंतरालों को मानसून में विराम कहते हैं। यह विराम मानसून द्रोणी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। ठीक है। और यह विराम मानसून द्रोणी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण यह द्रोणी उत्तर और दक्षिण की ओर बदलती हैं। जब यह उत्तर की ओर स्थिति होती है तो हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और मैदानी क्षेत्र शुष्क रहता है। इसी प्रकार दक्षिण की ओर स्थित होने पर मैदानी वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 6, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? क्योंकि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ठंडी हवाओं को रोककर देश के उत्तरी भागों में तापमान को अधिक नीचे गिरने से बचाता है। उसी तरह दक्षिण में स्थित हिंद महासागर अपने समकारी प्रभाव से प्रायद्वीप में तापमान में एकरूपता बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार हिमालय और हिंद महासागर दोनों देश के तापमान में समता लाते हैं। मानसूनी पवनें देश में ऋतुओं की लय लेकर आती हैं, जिससे भारतीय भूधर से यहाँ स्थित जीव जंतु एवं वनस्पति कृषि चक्र, मानव जीवन, उनके परिवार उत्सव सभी मानसून के अनुसार संचालित होते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश में ऋतु समानता लेकर आती है और मानसूनी पवनें संपूर्ण देश को जल प्रदान कर एकता के सूत्र में बांधती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाली खाड़ी की शाखा से होती है। यह शाखा भारत में उत्तर पूर्वी दिशाओं से प्रवेश करते हैं। उत्तर में स्थित हिमालय एवं अन्य पर्वत इसे आगे नहीं जाने देते और यह मुड़कर भारत के उत्तर के मैदानों में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने के साथ साथ समुद्र से दूरी बढ़ने से इनमें जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, जिससे इनकी जो वर्षा करने की क्षमता में क्रमशः कमी आती जाती है। फलस्वरूप उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है। 4th क्वेश्चन है, कारण बताइए। फर्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के उत्तरायण के कारण स्थल में जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानी भाग बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिससे यह निम्न वायुदाब विकसित होता है। इसके विपरीत दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर ठंड के कारण उच्च वायुदाब विकसित होता है, जिससे पवनें हिंद महासागर के उच्च वायुदाब से भारत के मैदानों में विकसित निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। जबकि शीत ऋतु में यही स्थिति उलट जाती है। सूर्य के दक्षिणायन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में ठंड बढ़ने लगती है, जिससे हिमालय के ऊपर में उच्च वायुदाब विकसित होता है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर निम्न दाब का केंद्र बनता है। इस कारण शीत ऋतु में पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। भारत मानसून जलवायु वाला देश है। इस जलवायु में पवनों की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। भारत में अधिकतर वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, क्योंकि इस समय देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। ये पवनें हिंद महासागर की ओर से आती हैं, जिनसे जलवाष्प होती है, जो वर्षा कराने में सक्षम होती हैं। सितंबर के बाद पवनों की दिशा उलटने लगती हैं और यह इस तरह समुद्र की ओर चलने लगती है, जिसमें वर्षा कराने लायक जलवाष्प नहीं होता। यही कारण है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पश्चिम घाट के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, जिससे वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से यहाँ वर्षा नहीं होती। शीत ऋतु में जब उत्तर पूर्वी शुष्क पवनें बंगाली खाड़ी को पार करती हैं, तब अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। आर्द्रता से भरी ये पवनें जब तमिलनाडु तट पर पहुँचती हैं तो वर्षा कराती हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, पूरी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में लौटते हुए मानसून पवनें उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में आ जाती हैं और इन शुष्क पवनों के कारण अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती निम्न दाब विकसित होता है। यह चक्रवात पूर्वी तट पर स्थित गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र को पार करते हुए व्यापक वर्षा करते हैं। यह विनाशकारी चक्रवात कभी कभी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है।
फिफ्थ है राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, राजस्थान गुजरात में ऐसा कोई ऊंचा पर्वत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमांचल पहाड़ों को रोककर इनसे वर्षा कराने में सहायक हो। यद्यपि यहाँ अरावली पर्वत है, लेकिन एक तो इसकी ऊंचाई बहुत कम है और दूसरे ये दक्षिण पश्चिमांचली पहाड़ों की दिशा के समानांतर स्थित है, जिस कारण राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सही समझाइए। तो हम देखे थे चैप्टर में अच्छे से कि भारत की जलवायु मानसूनी, इसके प्रतिरूप में एक रूपता होते हुए भी हमारे देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट रूप से प्रादेशिक विभिन्नताएं देखी जाती है। तापमान, वर्षा के रूप तथा मात्रा, वायुदाब, पवनों की दिशा आदि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। इसे निम्न बिंदु से स्पष्ट, जैसे तापमान में विभिन्नता, ठीक है, जैसे तापमान में विभिन्नता। ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सर्दी की रात में लद्दाख में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है, जबकि उसी समय तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। जैसे वर्षण के रूप में हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, जबकि देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। इस प्रकार वर्षण के रूप में भी विभिन्नता पाई जाती है। वर्षा की मात्रा में विभिन्नता, भारत में वर्षा की मात्रा में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर है, जबकि लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी नीचे होता है। ठीक है, जैसे वर्षा की दिशा में विभिन्नता, पवनों की दिशा में विभिन्नता। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जिनसे मैदानों में वर्षा तथा हिमालय में हिमपात होता है। ठीक इसी समय उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें तमिलनाडु तट पर वर्षा करती हैं। उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से कहा जा सकता है कि भारत की जलवायु अवस्था में व्यापक क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, 6 है शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य रहता है। मानसून अभिक्रिया को निम्न तथ्यों से व्याख्या किया जा सकता है, जैसे सूर्य के उत्तरायण के साथ ही स्थल और जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि दक्षिण में समुद्री भाग में उच्च दाब रहता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही अंतःउष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ये विषुवतीय गर्त हिंद महासागरीय पवनों को अपनी ओर खींचता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। इससे उच्च दाब की स्थिति और तीव्रता मानसून को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़ जाता है, अतः ऊर्ध्वाधर धारा का निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब जेठ धारा का। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में पश्चिम जेठ धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर पूर्वी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रियाओं तय भारतीय मानसून की व्याख्या किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तरी भारत में शीत ऋतु का आरंभ मध्य नवंबर से होता है। ठीक है, और फरवरी तक रहती है। यहाँ दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते। भारत में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में घटता है। उत्तरी मैदान तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस बीच तथा पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन हल्के गर्म और रातें ठंडी होती हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है, जबकि उत्तरी भाग में तुषारपात होता है। शीत ऋतु में देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आता है। ये पवनें स्थल समुद्र की ओर चलती हैं, जिस कारण से शुष्क होती हैं। इन पवनों से कुछ वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं, जिनसे हल्की वर्षा होती है। इन पर्वतों में हिमपात होता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होता। यहाँ समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान के प्रारूप में कम परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है,
इस प्रकार हिंद महासागर के व्यापारी पवनों को अपनी ओर खींचता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें गर्म हिंद महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ बड़ी मात्रा में जलवाष्प लाते हैं। इनकी गति तीव्र होती है और ये लगभग 1 महीने में कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग को छोड़कर पूरे भारत में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं तो पृथ्वी घूर्णन के कारण उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण पश्चिमी पवनों के रूप में हो जाती हैं, इसलिए भारत में ये पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप से जानी जाती है। ये पवनें पश्चिम घाट के पश्चिम भाग में तथा उत्तरी पूर्वी भाग में भारी वर्षा करती है। पूर्व उत्तर में स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम घाट के वरिष्ठ क्षेत्र और दक्कन के पठार में वर्षा कम होती है। पश्चिम राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत कम होती है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे। तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।